अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और सियासत में हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि सियासी मैदान में हलचल बरकरार है। पीटीआई के मुसलसल इनकार के बावजूद भी गवर्नमेंट मुज़ाकरात की बार बार दावत दे रही है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब के करीब समझे जाने वाले और मुस्लिम लीग नून की बड़ी सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेट से खिताब किया और कहा कि आज भी हम उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। अगर ये मौलाना फजलुर रहमान के महमूद खान अचकज़ई के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ मिल सकते हैं, तो फिर हमारे साथ भी हाथ मिला लें। इसके साथ साथ वजीर खजाना जनाब सेनेटर इसाक डार साहब ने भी मिलकर बात करने की, मिलकर काम करने की दावत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मैं ना मानू की पॉलिसी पर गामजन है। इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? गुज़िश्ता रोज हमने देखा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी किया गया, एहतजाजी रैलियां भी निकाली गई। क्या प्रेशर टैक्टिक्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या किसी हद तक रियलाइज हो गया है कि भाई बातचीत तब तक नहीं होगी जब उन पर प्रेशर बिल्ड नहीं किया जाएगा? क्या मकासद हो सकते हैं, इस पर जरा तफसील से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। गवर्नमेंट को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से, ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगी प्रोग्राम में एक ब्रिटिश ओवरसीज पाकिस्तानी वुमेन इर्शा मलिक, जो कि जाहिर है पिछले 7 से 8 साल से एक प्रॉपर्टी माफिया से लड़ रही हैं। इनके मसाइल हैं क्या, इनसे जरा गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितने मसाइल इनको दरपेश हुए और अभी तक उसके सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट लेवल पर क्या काम हुआ या कितनी अप्रोच रही इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर। तो जनाब प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आती है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट जनाब जावेद नूर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जावेद नूर साहब, हमने देखा कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद इल्जाम तराशी का सिलसिला अभी भी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमने देखा कि बहुत बार उन पर ऐसा वक्त भी आया जब उन्हें रियलाइज हुआ कि भाई हमें मुज़ाकरात की मेज पर बैठना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी। और आपको याद होगा बानी पीटीआई जेल में होते हुए भी बहुत दफा ऐसी खबरें आई कि वो पैगाम दे रहे हैं कि हमसे बातचीत करें, लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट बातचीत के लिए तैयार नहीं थी। एक बार फिर इनके पास मौका है और गवर्नमेंट बार बार बात कर रही है। गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब समझे जाने वाले सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं। कल उन्होंने सेनेट में खिताब करते हुए बार बार कहा कि हम आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, आप हमारी तरफ हाथ बढ़ाएं, मिलजुल कर ही इस मुल्क को मसाइल से निकालना है। फिर वजीर खारिजा इसाक डार ने भी बात की और कहा कि मिलकर काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल इनकार कर रही है और एक दफा फिर वही रवैया जो वो पहले गवर्नमेंट में होते हुए अपना रहे थे, आज फिर वही नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, इसका नुकसान होगा या फिर क्या हासिल करना चाहती है इस रवैये से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बिल्कुल आप जो है वो दुरुस्त कह रही हैं। और जहां हम बात करते हैं कि मफाहिमत वाली बात है और तनाज़ात हर जगह पे होते हैं, मसाइल हर जगह होते हैं और डायलॉग की गुंजाइश हमेशा होती है। जिस तरह आपने हवाला दिया कि जो इस वक्त तनाव की कैफियत है या तकसीम की कैफियत है, अब ये ख़त्म होनी चाहिए। इख्तलाफ राय ज़रूर होता है, सियासी इख्तलाफात होनी चाहिए, हर एक का अपना एक नज़रिया है। जब 8 फरवरी के इंतखाबात हो गए और अवाम ने अपनी राय का इजहार कर दिया, जब अपोजिशन और हुकूमती जमातें जो है वो पार्लियामान में पहुंची और कुछ हुकूमत में बैठ गई, कुछ जो है वो अपोजिशन में बैठी, तो ये तमाम तर चीज़ें जितनी भी हैं ये अपनी जगह आ गई। अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क के बहुत सारे मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिन्हें अब हल किया जाना है, कानून साजी है मुख्तलिफ मामलात में। तो ये तमाम चीज़ें उस वक्त हो सकती हैं जब हम खींचातानी की सियासत से बाहर निकलें और हम ये समझें कि जो वोट है वो अवाम की अमानत है। अरकान को पार्लियामेंट में भेजा, कौमी असम्बली है, सेनेट है, सूबाई असम्बलियाँ हैं, अब उन्हें परफॉर्म करना है। न सिर्फ हुकूमत परफॉर्म करती है बल्कि अपोजिशन भी परफॉर्म करती है। हुकूमत को इख्तियार दिया जाता है और अपोजिशन जो है एहतिसाब करती है कि एक दायरे में रह के जो हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है या नहीं। अगर सिर्फ एहतजाज होता रहेगा, अगर सिर्फ खींचातानी होगी, एक दूसरे की टांग खींची जाएगी, तो जाहिर है कि फिर मसाइल हल नहीं होंगे और तवानाई जो है मनफी अंदाज में सर्फ होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जावेद नूर साहब, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या मकसद होता है? आपको लगता है कि जिस तरह से गुज़िश्ता रोज उन्होंने एहतजाज भी किया, पीटीआई ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज किया गया और ज़ाहिर मकसद यही था कि बानी पीटीआई की रिहाई उनका एक मुतालबा था और मुबैना तौर पर जो वो इल्जाम लगाते हैं कि जो धांधली हुई है।
अब क्या लगता है आपको, प्रेशर बिल्ड करने की एक कोशिश है, प्रेशर टैक्टिक्स हैं कि प्रेशर में आकर कोई बातचीत करे? अब हालांकि गवर्नमेंट तो बार बार दावत दे रही है, लेकिन एक टीवी टॉक शो में कल सुन रही थी पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी साहब को, वो तो अब सीधा सीधा कह रहे हैं कि हमने तो गवर्नमेंट से बात नहीं करनी है, हमने तो सीधा सीधा वो कह रहे हैं कि हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है और वो हमसे करने के लिए तैयार नहीं है। आपको लगता है कि वो अब बैठ के उनको मतलब प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं इदारों पर भी, जो पुरानी उनकी रवायत थी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिर है कि अपोजिशन जो है वो दबाव डालने की पोजीशन में होती है और हुकूमत जो है जो ज़ाहिर इख्तियार में होती है वो चाहती है कि मामला जो है स्मूथली चलें, सहल तरीके से चलें। अब ज़रूरत, जिस तरह मैंने कहा कि मुज़ाकरात की ज़रूरत है और इसमें फ़रीक़ैन को लचक दिखाने की ज़रूरत है, मुल्क को आगे ले जाना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जिम्मेदारी बनती है कि अब वे फॉरवर्ड यानी आगे देखा जाए, आगे बढ़ा जाए। और इसमें फिर भी जो जिम्मेदारी ज़्यादा है वो हुकूमत की है कि हुकूमत अपोजिशन को राज़ी करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को राज़ी करे कि वो मुज़ाकरात करें। और इसमें कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी होती है और ज़ाहिर है कि इसमें मुकद्दम जो है वो मुल्की मफाद होता है और इस मसले को या कोई भी तनाज़ा है, कोई भी इख्तिलाफ राय है, कोई भी झगड़ा है, आखिर उसका कोई हल होता है और ये हल जो है वो मेज़ पर बैठकर होता है। बड़ी बड़ी जंगों का हल भी मेज़ पर बैठकर जो है निकाला गया। अब पीटीआई को इतना कुछ भुगतने के बाद भी दराग नहीं हुआ कि भाई पॉलिटिकल जमातें जब अपने सिस्टम का हिस्सा बने तो हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात से आप जितना मर्जी कह रहे हैं धांधली हुई, आप एक सिस्टम के अंदर तो है ना, सिस्टम से बाहर तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बातचीत करने से क्यों बात कायल नहीं हो रही? जी गुरेज, बातचीत से नहीं होना चाहिए। आप देखें कि जहां एक मजबूत अपोजिशन है कौमी असम्बली में, सेनेट में एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो सेनेटर्स की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी भी नाम से हो वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। फिर इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमत है। तो अब जब वो खुद हुकूमत में मौजूद हैं तो उन्हें चाहिए कि मुज़ाकरात करें और इसमें पार्लियामेंट का भी बड़ा अहम किरदार है कि अगर जो स्पीकर कौमी असम्बली है वो इस सिलसिले में लीड कर सकते हैं। वो ज़ाहिर है कि एक बड़े सीनियर रहनुमा हैं अयाज सादिक। इसके अलावा सेनेट के चेयरमैन जो है वो भी साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं, वफाकी वज़ीर रह चुके हैं। तो उनका भी बड़ा अहम किरदार है कि चेयरमैन सेनेट भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करें। तो फरीकैन को बैठना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये समझना चाहिए कि उनके रवैये में लचक होगी और मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ेगा तो फिर मसाइल हल होंगे। अगर दो तरफ लोग जो है वो रूठ कर बैठे रहें तो मामला बिगड़ते हैं और इसका नुकसान इनफरादी तौर पर उन्हें उन्हीं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को जहाँ होगा वो अपनी जगह या वज़रा को होगा अपनी जगह, लेकिन असल नुकसान मुल्क का है, असल नुकसान कौम का है। और ये सारी जो ताकत है ये मुल्क के मफाद के लिए खर्च होनी चाहिए, यानी मसाइल अवाम के हल किए जाएँ। इस वक्त भूख है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, इस वक्त इफरात की ज़र की जो शरह है वो सबके सामने है, महंगाई बढ़ती जा रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे पास कम है। तो ये तमाम ताकत इसलिए इस्तेमाल की जाए कि ऐसी कानून साजी की जाए जिससे मुल्क आगे बढ़े और जिस वक्त मसाइल दरपेश हैं वो मसाइल हल हों, क्योंकि मुस्तकबिल में मजीद मसाइल हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी हम देख लें कि कुछ इख्तलाफी आवाजें आना शुरू हो गई हैं। खासकर हम देखते हैं कि जो नवाज शरीफ ग्रुप के लोग हैं वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, पॉलिसी से इख्तलाफ करते नजर आते हैं। अब इलेक्शन की जो जाहिर है पूरा प्रोसेस तो उस पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं ये जो दरारें हैं ये किस तरफ इशारा कर रही हैं? आपको लगता है ये चैलेंजेस बढ़ सकते हैं शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के लिए? जी, चैलेंजेस तो पहले दिन से हैं और अभी इंतखाबात नहीं हुए थे तो हमें फिजा जो दिखाई दे रही थी कि कौन सी जमातें जो हैं वो कामयाब होंगी, बरसर इक़्तिदार आएंगी और जो मुल्की इस्टेब्लिशमेंट है किस तरफ उनका झुकाव है ये सारा दिखाई दे रहा था। अब जबकि हुकूमत बन गई और इत्तेहादी हुकूमत बनी, इसमें पहले दिन से मौजूदा हुकूमत के लिए जो है वो मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। इसमें पार्टी इख्तलाफात भी हैं और पार्टी इख्तलाफात कोई ज़ाहिर कि अनयूजुअल कोई चीज़ नहीं है, मामूल के मुताबिक है। लेकिन जिस तरह से अगर तकसीम बढ़ेगी तो फिर हुकूमत के लिए मसाइल बढ़ेंगे, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के पास अक्सरियत मौजूद नहीं है, इत्तेहादियों के साथ उन्होंने हुकूमत बनाई है। तो अगर पार्टी से भी अगर इख्तलाफ हो सकता है लेकिन उसूली इख्तलाफ हो, लेकिन अगर पार्टी में दूरियां बढ़ेंगी तो फिर ये हुकूमत के लिए मसाइल बढ़ेंगे। और इस वक्त हम जिस तरह पहले तवक्को कर रहे थे कि नवाज शरीफ जो है वो इक़्तिदार संभालेंगे और वो वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शहबाज शरीफ जो है वो आगे आए और उन्होंने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला। तो ये मसाइल मुस्तक़बिल में बढ़ सकते हैं और ये और चैलेंजिंग हो सकता है गवर्नमेंट के लिए। अच्छा,
ٹھیک ہے. اچھا, کل ظاہر ہے یہ پوری جو سچویشن ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک نیریٹو ہے, جس طرح کی خبریں اندر سے سامنے آ رہی ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیل کی آفر ہو رہی ہے, لیکن اس ساری ملک کی مجموعی صورتحال پر کل آرمی چیف کا بھی بیان سامنے آیا. انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا خوشحالی اور ترقی میں کسی قسم کا رکھنا ڈالنے والوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے. یعنی عدم استحکام, اب ملک میں جو بھی عدم استحکام پیدا کرنے والے عناصر ہیں برداشت نہیں کیا جائے گا انہیں. یہ جو لوگ ہیں جو ترقی کے سفر میں رکھنا ڈال رہے ہیں, یہ توجہ ہٹا رہے ہیں, ان کی کوششیں ناکام ہوں گی. آپ کو لگتا ہے یہ بھی ایک فل فلیج میسج ہے؟ اگر دوسری طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈیل کریں, اور ادھر سے آرمی چیف نے واضح پیغام دے دیا کہ کسی قسم کا عدم استحکام ہم برداشت نہیں کریں گے. کلیئر میسج ہے؟ جی ہاں, یہ میسج اگر آپ دیکھیں تو اس کے مخاطب کئی لوگ ہیں اور اس کے کئی پہلو ہیں. سب سے پہلے تو ظاہر کہ میں حوالہ دینا چاہوں گا جو دہشت گردی کے حالیہ واقعات ہوئے اور اس میں چائنیز انجینئرز کو نشانہ بنایا گیا, اور ایک جاپانی جو ہیں جو کراچی میں ایک واقعہ ہوا اور اس میں بھی انہیں نشانہ بنانے کی کوشش ہوئی. تو یہ ظاہر کہ جتنے غیر ملکی مختلف پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں پاکستان میں, ان پروجیکٹس پہ کام, جی ہاں, یہ جو کام کر رہے ہیں اگر ان کی راہ روکی جاتی ہے اور انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ دہشت گرد یہ پیغام دیتے ہیں کہ غیر ملکی یہاں سے چلا جائیں جو پاکستان کی تعمیر کے لیے یا ان کے دفاع کے لیے یا مختلف منصوبے جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ان پہ کام کر رہے ہیں. ایک پیغام تو ان کے لیے. دوسرا پیغام یقیناً سیاسی قیادتوں کے لیے بھی ہے. سب سے زیادہ جو ذمہ داری بنتی ہے وہ بنتی ہے حکومت کی, کیونکہ حکومت بااختیار ہے. تو حکومت کی یہ ذمہ داری بن رہی ہے کہ وہ جو ناراض لوگ ہیں, اس میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی حوالہ دوں گا کہ ان کے جو ناراض قیادت ہے انہیں منایا جائے اور جو ان کے جائز مطالبات ہیں وہ تسلیم کیے جائیں. اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی جو ناراض لوگ ہیں انہیں راضی کیا جائے, یا سارے اپنے لوگ ہیں, اور جو آئین کے دائرے میں, قانون کے دائرے میں جن کے مطالبات ہیں وہ تسلیم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جاوید نور صاحب, آخر میں آپ جس طرح سے ابھی آپ نے بات بھی کی کہ موجودہ گورنمنٹ کو بہت سارے چیلنجز ہیں, مہنگائی ہے, عدم استحکام ہے, اوورآل جو ایک معاشی صورتحال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف بھی ان کے لیے ایک چیلنج بن کر آگے آئے گی آنے والے دنوں میں؟ اب چونکہ احتجاج بھی انہوں نے کر لی ہے ملک کے مختلف شہروں میں, پھر مزید اس احتجاج کا دائرہ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. گزشتہ روز وزیر اعلیٰ KP کے ان کی جانب سے جو بیان آئے ظاہر کنڈیم بھی کیا گیا, اسٹیبلشمنٹ پر بھی انہوں نے ظاہر ہے انہیں ٹارگٹ کیا, نام لیے بغیر اسلام آباد پر قبضے تک کی دھمکیاں دینا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ گورنمنٹ کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک چیلنج بن جائے گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہی, انٹرم گورنمنٹ کے اندر بھی ان کو اجازت نہیں تھی احتجاج کرنے کی, بٹ اب تھوڑی سی سچویشن ہمیں مختلف نظر آئی, یہ چیلنج کوئی پیدا کر سکے گی موجودہ گورنمنٹ کے لیے؟ جیسے وہ دھرنا دے دیا تھا 126 دن کا, بڑی مشکلیں آئی تھی, یہ سچویشن آ سکتی ہے؟ جی, میرا یہ خیال ہے کہ موجودہ حکومت کے لیے کوئی مستقبل قریب میں کوئی بہت بڑا چیلنجز جو ہے اس حوالے سے دھرنے یا احتجاج جو ہے یہ ان کے لیے بہت بڑا کوئی چیلنج نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ قومی اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس جب ہوا اور انتخابات کے بعد تو اپوزیشن کی جانب سے بھرپور احتجاج کیا, اور بظاہر ایسا لگتا تھا کہ ایک دن بھی اسمبلی نہیں چل سکے گی, لیکن یہ کئی روز اس طرح ہوتا رہا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسپیکر بھی سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے اگر معاملات ہوں گے تو ظاہر ہے کہ پھر سب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. تو پھر حکومت نے اور اپوزیشن نے اس بات کو ریئلائز کیا اور انہوں نے ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کی, اور ہم نے دیکھا کہ ان کی جانب سے اب احتجاج تو ضرور کیا جا رہا ہے لیکن اس احتجاج میں وہ شدت نہیں رہی. تو اپوزیشن ظاہر ہے کہ وہ اب احتجاج کرے گی, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر مولانا فضل الرحمان کا تذکرہ کر لیتے ہیں, کہیں پر محمود خان اچکزئی بھی ہیں, اور ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے. تو ہم احتجاج لگ رہا ہے کہ مستقبل میں ضرور دیکھیں گے, جلسے ہوں گے, جلوس ہوں گے, پارلیمان میں احتجاج ہوں گے, لیکن مستقبل قریب میں اتنی شدت نہیں, کیونکہ جس طرح آپ نے آرمی چیف کے بیان کا حوالہ دیا کہ اس وقت معیشت جو ہے وہ ترجیح ہے. اگر آپ کا گھر مضبوط ہوگا تو تبھی آپ اختلاف رائے کر سکیں گے, لیکن اگر فوری طور پہ معاشی مسئلے حل نہیں ہوں گے, جبکہ آگے آپ کے علم میں ہے کہ بجٹ آنے والا ہے, بجٹ سے پہلے بہت ساری چیزیں سیٹل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سینئر اینالسٹ جاوید نور صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ سر, ایک بار پھر آپ کا. ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ٹیونڈ.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जो कि ब्रिटिश ओवरसीज पाकिस्तानी है, इर्शा मलिक, जो कि पिछले 7 सालों से जो हमारा प्रॉपर्टी माफिया है उनसे लड़ रही हैं। इनके साथ हुआ क्या, बेसिकली इनकी स्टोरी है क्या और किस तरह से ये एक जाल में फंसी और अब तक इसमें उनको क्या कामयाबी हुई, इनकी स्टोरी इन्हीं से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम इर्शा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू कि आप यहाँ पर आई। इर्शा, मुझे क्विकली ये बताएं कि पिछले 7 सालों से आप लड़ रही हैं एक माफिया को लेकर और हमें पता है कि ये माफिया कितना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। क्या हुआ आपके साथ और जरा क्विकली हमारे नाज़रीन को बताइए कि अब तक कितनी हद तक आप कामयाब हुई। ऑफ द कैम आप मुझे बता रही थी कि पिछले 7 सालों में जब ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट थी, उस वक्त आप बता रही थी कि बड़ी होप्स दिलाई गई, बड़ी हाई लेवल अथॉरिटीज से भी आप मिली, लेकिन उस गवर्नमेंट में जो कि बड़े दावे भी करती रही है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के बड़े हुकूक हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत कुछ कर रही है हमारी गवर्नमेंट, तो उस वक्त क्या आपको कामयाबी मिली और अब आपको क्या उम्मीद है? राइट, मेरा जो केस है 2016 से एक्चुअली फ्रॉड तो तभी हुआ था, पता हो मुझे 2017 में पता चला था, तो एक्चुअली 8 साल हो गए हैं। बाकी जो है अपार्टमेंट्स थे मेरे जो फ्रॉड आगे से फ्रॉडलेंट करके मुझसे लेके, तो 4 फेक फाइल्स दी गई थी। 5-6 लोग इन्वॉल्व्ड हैं, 2 मतलब कि काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं बीच में। लेकिन अगर ओवरऑल बात करूं तो जो करप्शन वर्ल्ड है ना, ये माफिया है, प्रॉपर्टी माफिया, इट्स वेरी डीप, बहुत डीप है ये दुनिया, बहुत डीप है। तो कर चुकी तो मैं हर चीज़ हूँ। फिर जब FIR हुई 2018 में, उस वक्त PTI आई थिंक मेरे ख्याल में जुलाई में आई है और जून 2018 में मेरी FIR हुई। तो 2018 की बात कर रही हैं जी, 2018 में FIR मेरी हुई। तो पहले वो एक आयो था मेरे केस में, जिसने मेरे केस में से फेक एफिडेविट बनवा लिया मुझसे। मुझे बताया कि हम आपको कुछ दे रहे हैं इसके बदले में। मुझे उर्दू नहीं पढ़नी आती थी, इन्होंने जाल बिछा लिया। मुझे कहा कि पुलिस भी आपके साथ है, हमारे लॉयर्स भी आपके साथ हैं, तो उसने मेरा केस ख़राब कर दिया। बहरहाल उसके बाद पुलिस ने बहुत एफर्ट की मेरे साथ, लेकिन फिर PTI आई जुलाई 2018, आई थिंक इट वाज अगस्त। सो आई वाज देयर वेरी फर्स्ट ओवरसीज पाकिस्तानी केस। जुल्फी बुखारी साहब ने खुद मुझे ये बात कही जब मैं उनके ऑफिस गई, तो उन्होंने कहा कि वी हैव टू डू इट, दिस इज आवर फर्स्ट केस। सो आई वाज वेरी मोटिवेटेड टू एट दैट टाइम एंड आई हैड सो मच होप कि हाँ, इन्होंने इतने बड़े अल्फाज यूज किए तो ऑफ कोर्स ही इज गोना डू इट। लेकिन वो दिन गया, आज दिन तक आई एम स्टिल सीकिंग जस्टिस। अच्छा, ये PTI की आपने बात की, ये तो बड़े दावे भी इनके थे कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के राइट्स के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आपको ठीक है, जुल्फी बुखारी साहब की मीटिंग के बाद भी कोई इस तरह का इनिशिएटिव नजर नहीं आया जिससे आपको लगे कि भाई ये चीज मेरे हक में जा रही है, ये एक जेन्युइन केस है, जिस तरह से आप डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह भी दिखा रही थी, तो हेल्प आउट नहीं किया गया? आई थिंक क्या हुआ उस वक्त जो मैंने फील किया पर्सनली कि PTI जब आई तो दे नीडेड मोर एक्सपीरियंस इन दिस करप्शन वर्ल्ड। तो उन्होंने अपनी तरफ से तो कोशिश की थी, खैर एम्बेसी से भी कॉल गई थी। अच्छा। जब जुल्फी बुखारी ने भी फिर आगे से कॉलें करवाई, लेकिन आगे नहीं सुनते, नहीं सुनते। तो अभी वहीं पे हूँ, आप कम अलोंग हुए, काफ़ी मिनिस्टर्स ने हैंडल किया मेरा केस, PTI के काफ़ी लोगों ने कोशिश की भी नहीं भी की, उन्हें पता ही नहीं था, मुझे लगता है कि कहाँ से शुरू करना है। एज I said the corruption world is so deep. तो अभी बड़ी उम्मीदों से मैं मरियम नवाज साहिबा से, जो हमारी CM हैं, बड़ी उम्मीद है मुझे कि ये हल कर लेंगे। और जहाँ तक मैंने देखा है कि दे आर वेरी एक्टिव गवर्नमेंट, के काम जल्दी करते हैं। बीच में से शहबाज शरीफ के साथ भी मेरी बात हुई थी। और अच्छा, इतनी हाई लेवल तक आपकी बात अपनी कन्वे कर चुके हैं? ऐसे ही है, उनकी हुई थी, तो तब ये गवर्नमेंट आउस्ट हो गई थी। एंड आफ्टर दैट आई थिंक आई स्पोक टू हिम, ही डिड ट्राई। उन्होंने रातों रात जब ऑर्डर दिए, तो जब कोई कहता है ना कि यहाँ काम नहीं होता, अब यकीन करें एक कॉल के बाद मुझे हर तरफ से कॉलें आने लग गई।
پھر اس کے بعد گورنمنٹ آؤسٹ آئی تھنک دے ہیڈ گورنمنٹ ایشوز گوئنگ آن آئی کانٹ ایگزیکٹلی ریممبر, تو رہ گیا سب کچھ. ابھی پھر میں سی ایم مریم نواز صاحبہ سے امید لگا کے بیٹھی ہوں, اور آئی نو کہ بینگ اے وومن شی ہیز دا سیم فیلنگس, اور وہ خواتین کے ایشوز کو بڑا ڈیپلی شی ول ہیلپ می اینڈ شی ول انڈرسٹینڈ می. اور دوسری بات ہے کہ میرا کیس, جب ان کا کیس تھا سائڈ بائی سائڈ چلا ہے, تو I feel strongly feel کہ اس گورنمنٹ میں آ کے میرا میٹر ریزالو ہو جائے گا. اچھا, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ایک رے آف ہوپ ہے, چونکہ سی ایم ہماری مریم نواز صاحبہ ہیں, اور ظاہر ہے آپ کو ہوپ ہے ان سے کہ آپ کے اس میٹر کو دیکھیں گی. اور اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ہمیشہ جب بات ہوتی ہے, اور یہ میرے خیال سے نوٹ رونگ ارشا, یہ آپ پہلی خاتون نہیں ہیں, پچھلے 7 سال سے آپ لڑ رہی ہیں اس مافیا سے, جو کہ بڑا اسٹرانگ ہے. کچھ اور لوگ بھی شامل ہوئے ہیں آپ کی اسٹرگل کے ساتھ, کیونکہ یہ کیس نہیں, بہت سارے ایسے اوورسیز پاکستانیوں سے کبھی بات ہو, وہ بتانے خواب دکھائے جاتے ہیں, بڑے دعوے کیے جاتے ہیں, اور ہم انویسٹ تو کر لیتے ہیں, لیکن جب پاکستان آتے ہیں, دیکھنے کی باری آتی ہے, تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کوئی اور لوگ بھی آپ کے ساتھ اسٹرگل میں شامل ہیں؟ ہاں جی, کیا ہوا کہ میں نے سوشل میڈیا کیمپینز چلائی, آواز اپنی میں نے اٹھائی اور اٹھا کے ابھی تک اٹھائی ہوئی ہے, بیک ڈاؤن نہیں کیا. کچھ ٹائم آتا ہے جب انہوں نے میرا کیریکٹر اسیسینیشن کیا تھا, تو تھوڑی ٹائم انہوں نے مجھے دبا لیا تھا, اس وقت میں شاید تھوڑی چپ ہو بھی گئی تھی, لیکن پھر بڑے لوگوں نے مجھے امید دی کہ نہیں, آپ جب اتنے دور آ گئی ہیں تو اب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتی. تو لوگوں کی امیدوں سے میں ابھی چل رہی ہوں, اور بہت سارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ہو آئی ایم ان کانٹیکٹ ود, جن کے کیسز بھی چل رہے ہیں, جن کو سیم ایشوز ہیں. بہت سارے لوگ ایڈوائس کے لیے بھی مجھے میسیجز کالز کرتے ہیں. تو اویئرنیس تو ڈیفینیٹلی بہت ہوئی ہے, اسپیشلی ان بیریا ٹاؤن. اور اس کے بعد شاید ایک یہ ٹاور تھا جس کا فراڈ یہ کھلا تھا. اب اچھا, اب ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح سے ابھی آپ نے بات بھی کی کہ ایک ٹائم ایسا ہے جب آپ کو بلیک میلنگ کا بھی سامنا کرنا پڑا, یا پھر آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی, تو کچھ تھریٹس بھی آئے, اور پھر آپ کو لگا کہ مجھے پیچھے ہو جانا چاہیے, اور پھر آپ نے بتایا کہ لوگوں کی حوصلہ افزائی سے میں دوبارہ آئی. تو آپ کے مائنڈ میں ایک چیز یہ تھی, جیسے آپ مجھے بتا رہی تھی کہ اگر آپ کا 1.5-2 کروڑ روپے کی آپ کے ساتھ اسکیم ہوا تھا, تو کروڑوں آپ پچھلے 7-8 سال سے لڑ رہی ہیں, وکیلوں کی فیس, فلاں جگہ وہاں جانا, پورا جو ایک معاملہ رہا اس پر آپ کی لگ بھی گئے اتنے پیسے. تو آپ کو ارشا, میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی آپ انصاف چاہ رہی ہیں. وہ 1.5 کروڑ کا جو اسکیم ہوا, لیکن آپ چاہ رہی ہیں کہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو, اس لیے آپ لڑ رہی ہیں, یہ آپ کا ایک ایم بن گیا. جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. جو اسٹوریز میں نے سنی ایز آئی واز گوئنگ آن, کچھ لوگوں نے بہت اسٹریس لیا اینڈ ہیلتھ ان کی ختم ہو گئی, کچھ لوگوں کی فیملیز ختم ہو گئی. مطلب کہ اس روٹ پہ جب آپ نکلے ہیں تو یو ہیو ٹو سیکریفائز اے لاٹ. میں نے اپنے بزنسز بند کیے, پیچھے بزنسز بند کیے, اپنے بچوں کو نیگلیکٹ کیا, سائڈ پہ رکھا. تو پھر میں نے آگے یہ جنگ کی, جہاد پہ نکلی. تو یہ نہیں کر سکتا ہر کوئی, تو میں اسی لیے کرنا چاہ رہی ہوں اور کر رہی ہوں تاکہ پیچھے جو چل رہے ہیں ان کو انصاف ملے. چلیں, ہم امید کرتے ہیں عشاء کہ آپ کو ضرور انصاف ملے گا. اور ظاہر پاکستان کے اندر خواتین کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے, یا اوور آل بھی دیکھیں تو ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی کسی نہ کسی طریقے سے بلیک میل کر کے, کریکٹر اسیسینیشن کر کے خاتون کو اپنے رائٹس لینے سے روکا جائے گا, یا اگر وہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے گی, جس کی ایک مثال ارشا آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ بڑی باہمت خاتون ہے, اور پچھلے 8 سال سے یہ فیملی کو بھی دیکھ رہی ہیں, یہ پاکستان سے باہر ہوتی ہیں, اس کے باوجود پاکستان میں آ کر ان مافیاز کا مقابلہ کر رہی ہیں. ارشا, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی آواز جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچے گی, اور آپ کو ایک دن انصاف ضرور ملے گا. اور یہ پچھلے 7-8 سال سے جو آپ لڑ رہی ہیں, میں امید کرتی ہوں کہ یہ معاملہ انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچے گا, اور یہ اس میں ملوث جو لوگ ہیں وہ اپنے انجام تک پہنچیں گے, کیفر کردار تک پہنچیں گے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر ارشا ونس اگین. اور ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.